हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज का पहला आर्टिकल है। ये आर्टिकल वॉर एथिक्स को लेके बात करता है। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है बाय फॉर्मर RNW मेंबर AS दौलत। ठीक है, ये बात करते हैं कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड इट इज़ द राइट टाइम टू रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। अभी रिसेंट जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड पूरे कंट्री में एक इमोशंस सी चल रही है कि इंडिया शुड गो टू वॉर विद पाकिस्तान। अब देखिए, वॉर के क्या एथिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वॉर में क्या एथिकल कंसर्न्स होने चाहिए, इसको लेके ये आर्टिकल मोटा मोटी बात करता है। तो वॉर एथिक्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि UPSC GS पेपर 4 यानी कि एथिक्स का जो पेपर है UPSC GS पेपर 4 से के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो in this article we are going to do ethical analysis of state response to conflict and terrorism, conflict and how states should respond to। अभी हाल ही में पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग पूरे कंट्री में एक इमोशंस सी चल रही है कि इंडिया शुड गो टू वॉर विद पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन वो एक लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है। वॉर शुड ऑलवेज बी द लास्ट बैड रिजॉर्ट। ठीक है, एक तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, प्लस इट शुड बी वन ऑफ द लास्ट बैड रिजॉर्ट। एक बैड सॉल्यूशंस में से ये एक है, एक बुरे सॉल्यूशन में से एक है वॉर। तो कोई भी क्लेवर जो नेशन होता है, जो प्रोग्रेसिंग नेशन होता है, वो कोशिश करता है कि वॉर को जहाँ तक अवॉइड किया जा सके किया जाना चाहिए। तो एथिकल एनालिसिस देखते हैं ऑफ स्टेट रेस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म। स्टेट रेस्पॉन्स टू टेररिज्म मस्ट अपहोल्ड जस्ट वॉर थ्योरी। स्टेट का जो रेस्पॉन्स है टेररिज्म के लिए वो जस्ट वॉर थ्योरी को अनुसार होना चाहिए। बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड पीस। अब जस्ट वॉर थ्योरी के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे वॉर एज लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, वॉर लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। देयर शुड बी टारगेटेड जस्टिस, मीन्स जो एक्शन है अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म वो टारगेटेड होना चाहिए। मीन्स पहले तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन दोषी है, किसकी वजह से ये हुआ है और किसने ये किया है, उन्हीं को आप पनिश करें। अननेसेसरी दूसरे लोगों को पनिश करना ये कहीं से भी एथिकल नहीं है और जस्टिस के अंडर तो कहीं से भी नहीं आता। सिविलियन प्रोटेक्शन, ए नेशन शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स सिविलियन ड्यूरिंग इट्स फाइट विद टेररिज्म। पॉलिटिकल इंक्लूजन, द फाइट विद टेररिज्म मस्ट बी सपोर्टेड बाई ऑल पॉलिटिकल सेक्शंस इन द कंट्री। ये किसी भी पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता, ये एक नेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एजेंडा होता है। ऑनेस्ट डिस्कोर्स, जो भी एक्शन लिया जा रहा है और जो एक्शन लिया जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड मिसलीडिंग नैरेटिव्स, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथ आर वाइटल फॉर इन्फॉर्म्ड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अब एथिक्स ऑफ वॉर की कुछ थ्योरीज हैं, जैसे जस्ट इन बेलो, सबसे पहले है जस्ट एड बेलम, मीन्स एथिक्स बिफोर वॉर। अब वॉर पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए, जैसे वॉर पे जाने का एक जस्ट कॉज होना चाहिए। ठीक है, कि अब वो टाइम आ गया है कि बिना वॉर के अब रहा नहीं जा सकता। लेजिटिमेट अथॉरिटी होना चाहिए, जिसने वॉर डिक्लेयर किया है उसके पास लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, लेजिटिमेट अथॉरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके नहीं आया है, बस अपॉइंटेड है। आपको तो पता है ना कि 6 महीने के लिए हमारे कंट्री में किसी को भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है विदाउट इवन इलेक्शंस। ठीक है, तो उसके पास एक लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं होगी। और या फिर कोई दूसरा राजनेता कहे कि भाई वॉर डिक्लेयर कर दो, ऐसा भी ठीक नहीं है। अब अथॉरिटी, लेजिटिमेट अथॉरिटी किसके पास है इंडिया में? लेजिटिमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज़ द चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास रियल अथॉरिटी है। तो लेजिटिमेट अथॉरिटी होना चाहिए वॉर के पीछे। राइट इंटेंशन, आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए, मीन्स इट शुड ऑलवेज बी डिफेंसिव, इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव। ठीक है, आप अपनी डिफेंस के लिए या इनजस्टिस को रोकने के लिए वॉर पे जा सकते हो। इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, वॉर शुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो हार्म आप इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, जो सामने वाले को जो पनिशमेंट दे रहे हो, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल। रीजनेबल चांसेस ऑफ सक्सेस, मीन्स अगर आप वॉर में जा रहे हो तो वहाँ पर
रीजनेबल चांसेस होने चाहिए सक्सेस के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि इस वॉर में श्योर शॉट हम लूज़ करेंगे, तो वहाँ पे वॉर में जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, अब पाकिस्तान के यूएसए के अगेंस्ट वॉर जीत सकता है? नहीं, उसका कोई भी सक्सेस का चांस है ही नहीं, है ना। तो पाकिस्तान अगर यूएसए के साथ वॉर पे जाना चाहे तो वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं होगा। जस्ट इन वैलो एथिक्स ड्यूरिंग वॉर मीन्स यू शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द परपिट्रेटर्स एंड द सिविलियंस, ठीक है। जो परपिट्रेटर्स हैं, परपिट्रेटर्स मीन्स एनिमी सोल्जर्स, और दूसरे कंट्री के जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस शुड नॉट बी हार्म्ड एट एनी कॉस्ट। प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल मस्ट बी देयर। मिलिट्री नेसेसिटी मीन्स ओनली व्हेन मिलिट्री फोर्स इज नेसेसरी देन ओनली द मिलिट्री फोर्स शुड बी अप्लाइड। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है तो उसको ऑल द ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करते हुए आपको ट्रीट करना है। नो मीन्स मैला इन से मीन्स नो यूज ऑफ फॉरबिडन वेपन्स, जिन वेपन्स को बैन कर दिया गया है या जो वेपन ह्यूमन रेस के लिए ठीक नहीं है उसका यूज़ करना प्रोहिबिटेड है। जैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बहुत सारे पॉइजन्स का यूज़ किया था, पॉइजनस गैसेस का यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी वो क्या है, वो बैंड है, तो उनका यूज आप वॉर में नहीं कर सकते हैं। और जैसे बायो वेपन का आप वॉर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आप बायो वेपन का यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट पोस्ट बेलम मीन्स एथिक्स आफ्टर वॉर, वॉर के बाद में क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि फेयर पीस सेटलमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे कंट्री को सेटलमेंट एकदम ह्यूमिलिएटिंग लगे। यही तो कॉज था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वर्ल्ड वॉर 2 होने का, कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था बाय द अदर यूरोपियन नेशंस। रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जो विक्टिम्स हैं उनका, अफेक्टेड लोग हैं उनका, एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी सेट फॉर द पीपल हु वायलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, ठीक। एक और आर्टिकल है रिफ्लेक्शंस ऑन पहलगाम द फाइट अगेंस्ट टेरर, ये आज के एडिटोरियल में पब्लिश हुआ है। ये बात करता है बेसिकली कि टेरर के अगेंस्ट फाइट सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, ये हमारे कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये किस किस तरीके से कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है और हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ये इस आर्टिकल में हम डिस्कस कर लेते हैं, मेन पॉइंट्स। देखिए, ऑथर आर्ग्यू करता है कि टेररिज्म इज़ नॉट जस्ट ए बॉर्डर और सिक्योरिटी इश्यू। टेररिज्म सिर्फ एक बॉर्डर और सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये रूटेड करता है किसमें, सोशियो इकोनॉमिक एलियनेशन में, इकोनॉमिक नेगलेक्ट में, लैक ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट स्पेशली अमंग द यूथ, ठीक है। टेरर मस्ट बी काउंटर्ड थ्रू एजुकेशन, मेंटरशिप एंड प्रिवेंटिव ग्रासरूट एफर्ट्स, नॉट जस्ट विद मिलिट्री एक्शन। तो एक्सटर्नल टेरर जो है, जो एक्सटर्नल स्टेट के थ्रू, जैसे दूसरे कंट्री के थ्रू किसी कंट्री पर टेरर अटैक्स अगर किए जाते हैं तो उसका तो आपको मिलिट्री एक्शन देना ही पड़ेगा, मिलिट्री एक्शन उसके लिए लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब अपने ही देश के लोग किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री एक्शन आप नहीं ले सकते। उसके ज़्यादा रूटेड कॉजेज़ होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एलियनेशन, या तो वो इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड होंगे, मजबूरी में ऐसा कर रहे होंगे, या दे आर इमोशनली नेगलेक्ट मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द नेशन नेगलेक्ट दोज पीपल, ठीक है, वो फील नहीं कर पाते कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं। या फिर लैक ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट मीन्स दे आर कम्युनली आइसोलेटेड मीन्स किसी कम्युनिटी को अगर मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी एकदम आइसोलेट कर दे तो वो आइसोलेटेड कम्युनिटी खुद को अलग थलग फील करेगी, वो अपने आप को नेशन का एज ए पार्ट फील नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मेन बात है क्या है इसमें कि टेररिज्म बिगिंस इन माइंड, टेररिज्म दिमाग में शुरू होता है। रेडिकलाइजेशन ऑफ्टन स्टेम्स फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एजुकेशन, ब्रोकन होम्स, neglected communities. Terror is not only instigated by foreign handlers but also by local systematic failures. Systematic failures कैसे? अब जैसे पुलिस ब्रूटैलिटी का केस होता है, ठीक है, पुलिस ब्रूटैलिटी का केस होता है, उस केस में कई बार जो नौजवान होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो या तो किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा हो जाते हैं या किसी माओइस्ट आइडियोलॉजी को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कई बार आपने देखा होगा ऐसा कि किसी कम्युनिटी, किसी खास कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ किसी अपनी इंडिया की दूसरी सोसाइटी ने, दूसरी सोसाइटी के दूसरे सेक्शन ने कुछ अटैक्स किए या कुछ उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, जैसे मारा पीटा गया या कुछ लोगों को जान से ही मार दिया गया और उनको कंप्लीट जस्टिस ना मिल पाए, तो उस केस में वो एक तरीके के गुस्से से भर जाते हैं लोग, ठीक है।
तो उनके मन में कैसे विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। क्या वो अपने आप को इस लार्जर सोसाइटी का हिस्सा एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लासरूम एज बैटलफील्ड, द स्कूल्स मस्ट टीच मोर देन एकेडमिक्स, दे शुड फोकस ऑन एम्पैथी, मोरल करेज, पीस बिल्डिंग, conflict resolution and media literacy. They must promote interfaith harmony, practical ethics and community service of projects. Community vigilance must be there and grassroots prevention must be there. Suggestions क्या हो सकते हैं इसके लिए कि जैसे टीचर्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटर्स, दे शुड कनेक्ट विद यूथ एंड गाइड देम। अदर स्टेट्स से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो एज एन एग्जाम्पल काम कर रहे हैं, जैसे तेलंगाना है। गुड टच बैड टच, वर्कशॉप्स इन ट्राइबल स्कूल्स। अब देखिए ट्राइबल स्कूल्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये दिखा रहे हैं कि ये सिखा रहे हैं कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। तो इससे क्या है कि वो अवेयर होते हैं कि हमें किस से बच के रहना है, किस सिचुएशन में हमें वहाँ से एस्केप करना है, सो दैट दे कैन अवॉइड एनी इंस्टांसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। केरला क्या है? इन केरला पंचायत ट्रैक स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड मेंटल हेल्थ। अब देखिए स्कूल ड्रॉप आउट हुआ है, किस वजह से ड्रॉप आउट किया है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके वो कुछ गलत काम कर बैठे, है ना। डिजिटल डी रेडिकलाइजेशन टूल्स, यूज़ मोबाइल प्लेटफॉर्म्स फॉर मीडिया लिटरेसी। मीडिया को बताना चाहिए, फेक न्यूज़ को खासकर टैकल करना चाहिए। डिबंकिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जैसे अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि आर्मी का एक जवान कह रहा है कि जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ही किया है, जबकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। वो असलियत में वो जवान जो है वो एक पाकिस्तानी पर्सन है, उसने सिर्फ आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के और फेक वीडियोस पब्लिश कर रहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हमें डिबंक करना चाहिए। एक्सेस टू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, एम्पावरिंग लोकल स्टेक होल्डर, फंड एंड ट्रेन प्रिंसिपल्स, कोचेज, NGOs। अब देखिए बहुत अच्छी लाइन है, इसका यूज आप ऐसे में भी कर सकते हैं, एथिक्स में भी कर सकते हैं। पीस इज नॉट जस्ट ए ट्रीटी, इट इज ए सिलेबस विच मस्ट बी टॉट थ्रू आउट द लाइफ। प्रिवेंटिंग टेररिज्म मीन्स इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट, emotional education and community vigilance. The transformation of youth from future threats to active citizens start in school, neighborhoods and local institutions, not just in security briefings. तो ये इस आर्टिकल का क्रक्स था। आई होप यू गॉट इट। इसका यूज आप ऐसे और GS4 के पेपर में कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर नॉट सिम्बॉलिक नॉट ऑप्शनल, ये आर्टिकल आज एडिटोरियल में पब्लिश हुआ। ये द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज़ नॉट सिम्बॉलिक और ऑप्शनल। इस आर्टिकल में डिप्टी स्पीकर की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग बात की गई है, तो इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है कि आर्टिकल 93 कहता है कि एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है, ये इसमें डिस्क्रिशन हो ही नहीं सकता। फंक्शनल नेसेसिटी क्या है कि स्पीकर तो सारी सिटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर एब्सेंट भी होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन प्रिसाइड करता है? डेप्टी स्पीकर। कई सारी कमेटीज़ होती हैं जिसमें डेप्यूटी स्पीकर चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। कई सारी सेंसिटिव डिबेट्स होती हैं जिसमें डेप्यूटी स्पीकर का अहम रोल होता है। डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस, ट्रेडिशनली द डेप्टी स्पीकर हैज़ बीन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक स्टेट को शो करता है कि रूलिंग स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का है, लेकिन डेप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली अभी क्या है करंट में कि जो 17th लोकसभा है, ये कब से कितने साल हो गए इसको? 2019 से 2024 तक चली, और अभी जो 18वीं लोकसभा है, 17वीं और 18वीं लोकसभा में कोई किसी भी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। दिस डिले अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग ए वैक्यूम इन लेजिस्लेटिव लीडरशिप एंड डिसेंट्रलाइजिंग पावर इन स्पीकर्स ऑफिस। Democratic and ethical dilemmas. The neglect reflects on erosion of parliamentary conventions. Need for reform, क्या रिफॉर्म होना चाहिए कि जितने भी इलेक्शन टाइप की ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनमें एक मैंडेटरी डेडलाइन हमको डिक्लेयर करनी चाहिए, हमको एक डेडलाइन मेंशन करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? पार्लियामेंट को। अल्टरनेटिवली एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। सो अब इससे रिलेटेड हम ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 93 तो कहता है बेसिकली अपॉइंटमेंट पे। आर्टिकल 94 किस पे बात करता है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की वैकेंसी के ऊपर। कब वैकेंसी हो सकती है कि या तो वो हाउस का मेंबर ना रहे, या फिर वो रिजाइन कर दे, या हाउस उनको रिमूव कर दे। आर्टिकल 95 क्या कहता है कि इट टॉक्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर कौन इंचार्ज होगा? डिप्टी स्पीकर इंचार्ज होगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इंपॉर्टेंस क्या है? स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड हेड ऑफ द लोकसभा. It acts as the guardian and rights and privileges of members,
It represents the House in all official capacities and interactions with the President or other constitutional authorities. Powers and functions क्या हैं? Presiding role है, obviously preside करते हैं, and he or she must ensure discipline and decorum in the House, decides who may speak and for how long he may speak, puts matter to vote and announce results. Administrative powers क्या है? He heads the Lok Sabha, appoints members to elect and standing committees, can summon or adjourn the House or suspend it for want of quorum. Quasi judicial role क्या है? Decides on the disqualification of MPs under the anti-defection law. Their decision is final and binding. And parliamentary privileges के केस में भी स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है. सर्टिफाइंग अथॉरिटी, स्पीकर सर्टिफाइज वेर ए बिल इज मनी बिल और नॉट. न्यूट्रल रोल, ऑल्दो इलेक्टेड फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी, द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शियली एंड अबव पार्टी पॉलिटिक्स. डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल है कि डेप्यूटी स्पीकर इज द सेकंड हाईएस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन द लोकसभा. फंक्शंस एज एक्टिंग स्पीकर इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, इंश्योर्स इंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द हाउस. ये पावर्स और ये प्रोविजंस आप पढ़ लीजिएगा बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, इनको यहाँ मेंशन किया हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ये आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुआ है लेफ्ट साइड में, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. ये यूनाइटेड नेशंस ने जो पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम किया है तो वहाँ पर टेररिस्ट की जगह उन्होंने मिलिटेंट्स का यूज़ किया है, मिलिटेंट वर्ड का यूज़ किया है या गनमैन का यूज़ किया मोस्टली. तो इसको कंडेम किया गया इस आर्टिकल में. ऑल्दो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग बट द यूएनएससी कुड हैव कंडेम्ड द पहलगाम इंसिडेंट इन मोर स्ट्रिंजेंट लैंग्वेज. तो यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं. इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. कंपोजिशन क्या है? टोटल मेंबर हैं 15, परमानेंट मेंबर हैं 5 एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स. रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक रीजन्स. फंक्शंस एंड पावर्स क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स और सिचुएशंस दैट माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इम्पोज सैंक्शंस और ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स, recommend admission of new members to the United Nations, appoint the Secretary General, establish peacekeeping operations. Veto power, जो permanent members हैं उनके पास veto power होती है, means they can block, even a single member can block any resolution unilaterally. Okay. क्रिटिसिज्म क्या है और नीड रिफॉर्म, कौन से रिफॉर्म रिक्वायर्ड हैं. जैसे एक तो ये अनरिप्रेजेंटेटिव्स है टुडे की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से. जैसे कोई भी मेजर कंट्री इसमें रिप्रेजेंटेड नहीं है. जैसे इंडिया मेजर कंट्री है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इनकी परमानेंट मेंबर्स में कोई सीट नहीं है. इंडिया कॉल्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज. वीटो पावर इज सीन एज ए अनडेमोक्रेटिक एंड आउटडेटेड. अब जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाना हो, मान लीजिए कि मसूद अजहर को एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए इंडिया जब भी कोई मोशन लेके आता है तो चाइना उसको वीटो से ब्लॉक कर देता है. ठीक है. तो ये वीटो का मिसयूज़ ज़्यादा होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. इंडिया का स्टैंड क्या है कि इंडिया एडवोकेट्स फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म. इंडिया सीक्स ए परमानेंट सीट बेस्ड ऑन इट्स साइज, इकोनॉमी, पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स. इंडिया सपोर्ट्स G4 एंड L69 ग्रुप इनिशिएटिव्स. ये कौन सी इनिशिएटिव्स हैं? ये बेसिकली ये हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए और ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए. अब देखिए एथिकल पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड एक केस और है आज के न्यूज़पेपर में, रेजिग्नेशन ऑफ तमिलनाडु मिनिस्टर्स, है ना. अभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल 2-4 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है. ये तमिलनाडु के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं V. सेंथिल बालाजी, इनके ऊपर करप्शन के कुछ चार्जेस लगे. इनको जो तमिलनाडु हाई कोर्ट है उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेजा. फिर इनको बेल मिल गई. बेल मिलने के बाद जैसे इनको बेल मिली, बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ, उनको बेल जो मेरिट के ग्राउंड पर नहीं मिली थी, बेल मिली थी ऑन द ग्राउंड ऑफ कंपैशन. ठीक है. तो जैसे उनको बेल मिली वो जाकर तुरंत मिनिस्टर का चार्ज अपॉइंट कर लेते हैं. जैसी बेल मिलती है वो मिनिस्टर का चार्ज एज्यूम कर लेते हैं. तो फिर कोर्ट कहता है कि भाई आप तो अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ कर रहे हो. आपको बेल किस कारणों से मिली है, आप इसका मिसयूज़ दूसरे तरीक़ों से दूसरे कारणों के लिए कर रहे हो. हाँ. तो ये आर्टिकल बात करता है बेसिकली कि जो पॉलिटिकल पोजीशन पे लोग हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, उनको अपनी पावर, जो पोजीशन की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए और एथिकल कंडक्ट को अपने डिस्प्ले में, अपने एक्शंस में डिस्प्ले करना चाहिए. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं.
कि जैसे कंटेक्स्ट क्या है कि वी सेंथिल बालाजी फेसिंग करप्शन चार्जेस एंड जुडिशियल कस्टडी इन ए मनी लॉन्ड्रिंग एंड जॉब स्कैम केस. अनदर मिनिस्टर के पोनमुडी benefited from high court stay on conviction but misused the liberty by making derogatory public statements. वी सेंथिल बालाजी ने क्या किया कि मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो अज्यूम कर लिया. अब यहाँ पे कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जैसे वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. कि पब्लिक ऑफिस इज ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट. होल्डिंग ऑफिस वाइल अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एरोड्स दैट ट्रस्ट. मीन्स अगर आपको जनता ने मिनिस्टर चुन के भेजा है, मेंबर चुन के भेजा है, और आपके ऊपर करप्शन का केस अगर कोर्ट में चल रहा है, अब कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कंप्लेंट कर दी और केस तुरंत चलने लग जाए विदाउट एनी प्रूफ, तो किसी केस को अंडर ट्रायल कोर्ट एक्सेप्ट भी नहीं करता है. तो मतलब कोर्ट को कुछ ना कुछ क्रेडिबल प्रूफ लगा होगा, है ना. तो जब आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है तो आपको उस टाइम पर जो मिनिस्ट्रियल जो पोजीशन है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कंटिन्यूइंग इन पावर वाइल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड मे इन्फ्लुएंस और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस, है ना. यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है कि बोथ मिनिस्टर्स showed reluctance to step down voluntarily, requiring judicial intervention. Disrespect for constitutional morality. Upholding legal and moral standards is crucial. Misusing liberty granted by courts shows lack of integrity. ठीक है, कोर्ट कह रही है कि भाई आपको बेल हम दे रहे हैं, जाओ घर वालों से मिल के आओ, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप चेकअप वगैरह करा लो, लेकिन आप पब्लिक में जाके क्या करते हो कि उल्टे सीधे बयानबाजी करने लगते हो. तो वो एक मिसयूज ऑफ लिबर्टी है. दैट लिबर्टी इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर सम अदर पर्पजेज. रिलेवेंट ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट. कौन से कॉन्सेप्ट हैं? इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ. तो ये आप पढ़ लीजिएगा. एथिकल थ्योरीज कौन सी इन्वॉल्व हैं? कांटियन एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स एंड यूटिलिटेरियनिज्म. कंक्लूजन क्या आना चाहिए इस आर्टिकल का? दिस केस हाईलाइट्स द इरोजन ऑफ एथिकल वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड नेसेसिटी ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड पर्सनल मोरल कंडक्ट. While judicial intervention acted as a corrective force, true ethical governance requires leaders who embody the spirit of service, accountability and self-restraint, not just compliance with the law. Next article है India's urban future as it is at a crossroad. यह आर्टिकल आज के ओपिनियन में पब्लिश हुआ है पेज नंबर 9 पर. India's urban future is at a crossroad. इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं कि प्रेजेंटली इंडिया में 30% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है. अब उसके कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सोशल इनइक्वालिटी लाइक इश्यूज़ हैं. तो इश्यूज़ विद करंट असेसमेंट टूल्स. अब इंडिया में क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात तो करते हैं, लेकिन उनका असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो हम कैसे पता करेंगे? कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना अचीव हुआ है वो हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें कुछ इश्यूज़ हैं. जैसे नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स यूजेस लिमिटेड पैरामीटर्स लाइक इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सिटीज़. कुछ और पैरामीटर्स भी होना चाहिए जैसे पॉवर्टी, वल्नरेबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी लाइक फीचर्स. अदर इंडाइसेस लाइक ईज ऑफ लिविंग डू नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज अर्बन रियलिटीज एडिक्वेटली. देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सिटी स्पेसिफिक SDG 11 ट्रैकिंग सिस्टम, क्रिएटिंग ए गैप बिटवीन पॉलिसी इंटेंट एंड अर्बन गवर्नेंस. रिकमेंडेशंस क्या हैं? क्या होना चाहिए कि जैसे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनको अर्बन लोकल बॉडी लेवल पे आप ट्रैक करिए. रियल टाइम डेटा का यूज करना चाहिए फ्रॉम स्मार्ट सिटीज़. क्रिएट अर्बन पुअर क्वालिटी लिविंग सर्वेज. ठीक है, पुअर किस तरीके से लाइफ क्वालिटी जी रहा है उसका सर्वे होना चाहिए. प्रमोट सिटी स्पेसिफिक डेटा ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल्स टू एड्रेस डाइवर्स अर्बन नीड्स. नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म changes in the volume of production of a basket of industrial products over a given period, typically monthly. ठीक है, कुछ बास्केट ऑफ गुड्स हैं जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, उसको ये ट्रैक करता है. क्या क्या फीचर हैं कि जैसे ये पब्लिश होता है NSA के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. बेस ईयर क्या है इसका? 2011 से 12. फ्रीक्वेंसी क्या है? ये मंथली पब्लिश होता है. किस किस इंडस्ट्री को कवर करता है? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. ये इंपॉर्टेंट है. पर्पज़ क्या है? इट मेजर्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इज़ ए की इनपुट फॉर GDP एस्टिमेशन. सिग्निफिकेंस क्या है? इट एक्ट्स एज ए बैरोमीटर. बैरोमीटर आप जानते हैं कि कुछ भी जैसे नापते हैं प्रेशर वगैरह, उसको बोलते हैं. एक्ट्स एज ए बैरोमीटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी. इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड RBI फॉर पॉलिसी डिसीजंस लाइक रेपो रेट कितना रहना चाहिए, इन्फ्लेशन की टारगेट क्या होनी चाहिए, इस तरीके से. इन्फ्लेशन टारगेट तो CPI होता है, लेकिन इसका यूज आप जनरली रेपो रेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टैरिफ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मोमेंटम स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर.
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। शेयर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।